प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई है। शनिवार 18 सितंबर को शाम 4:30 बजे मीटिंग होगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल 18 सितंबर को शाम 4:30 बजे ये मीटिंग होगी। मंत्रालयों के चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल शाम 4:30 बजे समीक्षा वाली ये बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्रालयों के सचिव प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे और जो कार्य, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा होगी। उसकी रिपोर्ट वो प्रधानमंत्री को देंगे कल शाम 4:30 बजे। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर हो या गांव, जगह जगह जल भराव नजर आया। ये बारिश और पानी के कारण अस्त व्यस्त जनजीवन की 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की है, तीसरी कन्नौज की, चौथी रायबरेली की और 5वीं तस्वीर गोंडा की। और हर जगह लगभग एक जैसा दृश्य, भारी बारिश की वजह से एक जैसा हाल और एक ही तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त और बुरे तरीके से प्रभावित किया बारिश ने लगभग सभी जगहों पर। 5 तस्वीरें। राजधानी लखनऊ में भी बारिश ने लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया। यहां से कुछ दूरी पर मौजूद गांव जलमग्न हो गया। यहां पर इटौजा क्षेत्र के सुभाष नगर गांव में हालात बदतर नजर आए। लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, लेकिन तब तक किसी अधिकारी ने गांव का दौरा नहीं किया। यहां के लोग पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। इटौजा क्षेत्र का ये गांव देखिए आप, कैसे जलमग्न और कैसे लोग अपने घरों से बाहर आकर देखिए कैसे बता रहे हैं कि घरों की स्थिति क्या है, कैसे घरों में पानी भरा हुआ है। पूरा गांव जलमग्न राजधानी लखनऊ के पास। और आइए बात आजमगढ़ की करते हैं। आजमगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर नदी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। शहर के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी लगा हुआ है। अधिकतर इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। आजमगढ़ की तस्वीरें। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगभग सारे शहरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी अगर देखा जाए लापरवाही तो ये नगर पालिका की है। इसका पहले से इंतजाम करना चाहिए, जो कि ये पहले से ही हाई अलर्ट हो चुका था कि बारिश होने वाली है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी हर तरफ, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तमाम गर्ल्स स्टूडेंट बॉयज़ सारे लोग यहाँ थे। कुछ स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स थे। जब मैं आया हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में, देखा हूँ कॉलेज की ये स्थिति थी कि अगर हम लोग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को कमर से प्लस पानी है। और हमारे साइकिल स्टैंड में और जो यहाँ गेट पे वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं, वो लोग बुरी तरीके से जो है भीग चुके थे। और आजमगढ़ में ही बारिश के बाद आरटीओ ऑफिस के सामने भी पानी भर गया। तस्वीरें देखिए आप, आरटीओ ऑफिस के बाहर देखिए क्या स्थिति, दरिया नजर आया। ये पूरा इलाका आरटीओ ऑफिस के बाहर आजमगढ़ में तेज पानी का बहाव, वाहन निकालना, पैदल चलना बहुत मुश्किल लोगों का। आजमगढ़ के आरटीओ दफ्तर के बाहर की तस्वीर आते हैं। और आजमगढ़ में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। बारिश के चलते उद्घाटन से पहले ही सड़क पर दरारें आ गई। मामला उकरौड़ा गांव के उसरैया पुरवा का बताया जा रहा है। ये देखिए आप, दरारें आ गई। उसरैया पुरवा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं आजमगढ़ की। देखिए कैसे सड़क पर दरार है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह दरार आ गई। बारिश से यह हाल हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। बड़ी दरार है। उद्घाटन से पहले ही सड़क पर दरारें आ गई। इधर रायबरेली में भी बारिश मुसीबत बनती जा रही है। बारिश की वजह से सई नदी उफान पर है। खतरे के निशान के पास नदी का जलस्तर होने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल। नदी के आसपास इलाकों में लोगों के सामने दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। रायबरेली की तस्वीर। इधर कन्नौज में भी 2 दिन की बारिश और तेज हवाओं ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
यहाँ पर कोतवाली, अस्पताल, सड़कें और खेल का मैदान सब टापू में तब्दील नजर आए। कलेक्ट्रेट स्थित वन विभाग में पानी भर गया। कोतवाली तिरवा में जल भराव से फरियादी और पुलिस कर्मियों की दिक्कतें बढ़ गई। अस्पतालों का भी लगभग यही हाल है और जगह जगह सड़कों पर पेड़ गिरे नजर आए और कहीं सड़कें पूरी तरह से धंसी दिखाई दी। इधर गोंडा में भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जल भराव है। जिले के कई क्षेत्रों में सड़क के किनारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। बारिश से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। गोंडा की तस्वीरें, जबरदस्त जल भराव और जल जमाव रिहायशी इलाकों में। एटा की बात करते हैं। वहां के अलीगंज में बारिश के कारण दीवार गिरने से 2 लोगों की अफसोसनाक मौत हो गई। अलीगंज के ग्राम कुदेशा में दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं जैतरा थाना इलाके के तरगांव गांव में भी छत गिरने से शख्स की मौत हो गई। वहीं अलीगंज में तेज हवा और बारिश से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की दीवार गिर गई, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं बारिश से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय और पंचायती राज के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लें और साथ ही लोगों को समुचित राहत भी पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल जमाव से कोई बीमारी न फैले, इसके लिए भी उपाय किए जाएं। जल जमाव से कोई बीमारी न फैले, इसके लिए अधिकारी उपाय करें। बहुत स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री का। और बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका अधिकारी खुद जाकर जमीन पर उतरकर जायजा लें। नगर निकाय और नगर पंचायत के अधिकारियों को बहुत साफ और स्पष्ट निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ। आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर भाजपा से लेकर उनके समर्थक और प्रशंसक उनका जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हमने आपकी रखी है। इसमें भाजपा के सेवा अभियान की शुरुआत, आज 2 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य, पीएम के जन्मदिन पर सीएम योगी दिव्यांगों से उनकी मुलाकात का दृश्य, पीएम के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में तमाम कार्यक्रमों के दृश्य और प्रधानमंत्री को सैंड आर्ट के जरिए बधाई देने का दृश्य। 6 तस्वीरों के जरिए ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें जो आज हुई हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। 71वां जन्मदिन प्रधानमंत्री मोदी का, 71 वर्ष के प्रधानमंत्री, और इस अवसर पर बीजेपी का सेवा अभियान अगले 20 दिनों के लिए। और आज ही 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है पूरे देश में। और एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बनाए। एक दिन में 2 करोड़ लोगों को आज वैक्सीन लगी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। पीएम के जन्मदिन पर 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था और ये देखिए आप आंकड़े, 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है आज ही के दिन, आज ही की तारीख में। और ये बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ है। 2 करोड़ वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य पूरा हो गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 करोड़ 16,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ताजा बिल्कुल आंकड़े कोविन पोर्टल के इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। 2 करोड़ 22,000 से ज्यादा लोगों को, अब देखिए 23,000 से ज्यादा लोग हो गए। बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ और जब दिन समाप्त होगा, आज जब वैक्सीनेशन समाप्त होगा तो यह आंकड़ा बहुत आगे बढ़ चुका होगा। 2 करोड़ का लक्ष्य था, उसे बहुत आगे जा चुका होगा जब आज का दिन समाप्त होगा और सारे वैक्सीनेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यह बड़ी कामयाबी स्वास्थ्य कर्मियों की और लोगों का उत्साह भी इसमें प्रचंड रूप से सामने आया है। 2 करोड़ 34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था पूरे देश में और ये देखिए आप, आंकड़े उससे कहीं ऊपर जा चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज वैक्सीनेट किया जा चुका है और यह कार्यक्रम आज अभी भी आगे चल रहा है। बड़ी खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर वो पहुंचे और उन्होंने मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शिरकत की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 80 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन पूरा होने जा रहा है और अब देश कोरोना से मुक्ति की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग आज मुझे लगता है कि 80 करोड़ के इर्द गिर्द वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में आज से पूरे देश में मनाया जा रहा है और जो वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम किया है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी। और यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी तैयारी कैसी है और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ के सपा दफ्तर पर पहुंचे। यहां उन्होंने विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया। आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम और डीएम से सावधान रहें। आगे उन्होंने कहा कि सपा के लोग अपने बूथ को खुद से मजबूत करें। उनका यह दावा था कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार का सफाया हो जाएगा। बिहार का हाँ। और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी? बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर दी। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। इस सरकार का सफाया होगा। इस सरकार में कितना हम और आप सब लोग अपमानित थे। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में न हुआ। हर व्यक्ति को अपमानित कर दिया इस सरकार ने और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं बोला गया होगा जितना बोला गया है इस सरकार में। अब तो ये लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं न कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई है। कांग्रेस ने यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी घोषित कर दी है। राजस्थान से जितेंद्र सिंह, हरियाणा से जितेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को सदस्य बनाया गया है। प्रियंका, अजय लल्लू, आराधना मिश्रा सभी सचिव भी प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करेंगे टिकट के लिए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उपहार के साथ फल भी बांटे। सीएम योगी ने पीएम मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया। ये देखिए आप वृक्षारोपण के दौरान की तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 71वां जन्मदिन है आज प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का सेवा समर्पण अभियान आज से शुरू हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। 20 दिनों तक ये अभियान चलेगा। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत हुई।
आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने के साथ साथ आम जनजीवन में सुखमय बनाने के लिए और राष्ट्र को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। मैं ऐसे दूरदर्शी और देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पित रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर अपनी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। जन सेवा से अधिक संतोषजनक और कोई कार्य नहीं हो सकता। आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह ब्लड डोनेशन के कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहा है। गरीबों में मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। जरूरतमंदों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने 71 दीप जलाकर 71 किलो लड्डू का भोग भी लगाया। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की। अब पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन को लेकर उनके संसदीय क्षेत्र काशी में उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरी काशी अपने सांसद का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मना रही है। दशाश्वमेध घाट पर भाजपा की ओर से मां गंगा को 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। साथ ही 71,000 दीपक 71 मंदिरों में जलाकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। और आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। काशी में लोग अपने घरों में दीप जलाकर पीएम के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आज जन्म दिवस है और काशी के जन जन में वो बसते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ काशी पे रहने वाले आम जन भी मोदी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और अद्भुत दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा है। 71 मीटर की चुनरी मोदी जी के स्वास्थ्य और मोदी जी की समृद्धि और मोदी जी के सुख शांति और यशस्वी होने के लिए 71 मीटर की चुनरी का आज मां गंगा को दिया गया, अर्पित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता अपने नेता अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। और रुड़की में जबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल इस दौरान डांस करते दिखाई दिए। तस्वीरों में विधायक जी अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ डांस करते दिखे और ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल ने असम के तेजपुर से साइकिल रैली निकाली। इस साइकिल रैली के जरिए एकता, स्वच्छता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए शहीदों को याद करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना वैक्सीनेशन के भ्रम को दूर करना और सशस्त्र सीमा बल के मोटो सेवा सुरक्षा बंधुत्व समेत कई सामाजिक संदेश दिए गए। ये साइकिल यात्रा दिल्ली के राजघाट के लिए निकली है जो महाराजगंज पहुंची।
जिला मुख्यालय पर एसएसबी की 22वीं वाहिनी के जवानों और अधिकारियों के साथ एनएसएस और एनसीसी के छात्रों ने साइकिल रैली का जोरदार स्वागत किया। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पे हमारे देश के एसएसबी के नौजवानों ने जो ये साइकिल यात्रा के माध्यम से देश में एक जो संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज हमारे विधानसभा के क्षेत्र में यह साइकिल यात्रा पहुंची है और उस पहुंचने के अवसर पे मैं व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आज इस साइकिल यात्रा का स्वागत भी किया हूं। रैली साइकिल रैली निकली है, ये दिल्ली 2 अक्टूबर को कल्मिनेट करेंगी और इसी संदर्भ में जो सशस्त्र सीमा बल की रैली है, हमारे 6 सीमांत हैं, तेजपुर से चल के ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। लगभग 23 से 84 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। कल शाम को हम लोगों ने पटावल से इस रैली को रिसीव किया था और कल रात हमारी 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल महाराजगंज में इन लोगों ने हॉल्ट किया और यहाँ से 68 साइकिलिस्ट अभी आगे बस्ती के लिए रवाना हुए हैं। बस्ती में आगे 43वीं वाहिनी जो है उनका जिम्मेदारी देखेगी आगे इनको पहुँचाने का, और कुल 107 किलोमीटर की दूरी ये सारे 68 साइकिलिस्ट आज तय करेंगे। इधर अमेठी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन कुश्ती संघ के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों के महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। ये प्रतियोगिता अमेठी के गौरीगंज में मौजूद सैनिक स्कूल में हो रही है। इधर रायबरेली में युवक का अवैध असले के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक तमंचे के साथ दिखाई दे रहा है। मामला मिल एरिया थाना इलाके के मलिक मऊ का बताया जा रहा है। सोशल युवक ने शेयर किया है। इधर संभल में तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी करता दिखाई दिया। दूध की गाड़ी लेकर जा रहे ड्राइवर ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तेंदुए की आमद से इलाके के लोग दहशत में हैं। वीडियो थाना असमोली इलाके का बताया जा रहा है। ये देखिए आप, तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दे रहा है संभल में, और इलाके के लोग इस वीडियो के सामने आने के बाद दहशत में। असमोली इलाका है जहां पर यह तेंदुआ चहलकदमी करता कैमरे में कैद हो गया। और अब बात हमीरपुर की। हमीरपुर में एक टायर व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले शातिर आरोपी महेंद्र यादव को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार आरोपी पर 50,000 रुपयों का इनाम घोषित था। उस पर कई थानों में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 25 जून को टायर व्यापारी से लूट की वारदात हुई थी। 50,000 का इनामी शातिर अपराधी महेंद्र यादव कल एसटीएफ के सहयोग से मौधा पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। इसके पास से एक तमंचा मिला। ये मौधा के एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने व जानलेवा हमले का आरोपी था। इसके ऊपर विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत था। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा।